गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से एक नए टॉपिक यानी पवन के बारे में। पवन क्या होती है यह अपन बात करेंगे। पवन के द्वारा जो अपर्दनात्मक कार्य किए जाते हैं तो उनके कौन कौन से जो कार्य हैं जिनके द्वारा जो पवन है अपर्दन करती है तो उनके कार्य या निक्षेपण के कार्य जो तो अपन सबसे पहले बात करेंगे पवन। पवन एक जो निश्चित दिशा में चलने वाली जो हवा होती है, एक निश्चित दिशा में चलने वाली जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है उसको अपन क्या कहते हैं पवन। जो हवा होती है ना वो एक निश्चित दिशा में चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उसे अपन क्या कहते हैं पवन कहते हैं। अब जो ये पवन के जो कार्य हैं ये कहाँ पर होंगे, ये ज़्यादातर अपन बात करेंगे अधिकांशतः उन क्षेत्रों पर होंगे जहाँ पर मरुस्थल है। जैसे विश्व के कई जो मरुस्थल है, जो उष्ण मरुस्थल है, कुछ शीत मरुस्थल है, तो ये ज़्यादातर जो कार्य अपना कार्य है उष्ण मरुस्थल में करती है। जैसे अपन बात करते हैं जो सहारा उष्ण मरुस्थल है, या अपन बात करेंगे थार का उष्ण मरुस्थल है, या ऑस्ट्रेलिया का वहत उष्ण मरुस्थल है, या आटाकामा मरुस्थल है। ये जो गर्म मरुस्थल है सऊदी अरब का मरुस्थल है, ये जो गर्म मरुस्थल जहाँ कहीं भी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये अपना कार्य करती है। और उनके द्वारा जो दो प्रकार की जो स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। कुछ स्थलाकृतियाँ जो अपर्दन के द्वारा यानी वहाँ से जो मिट्टी का हटाए जाने के द्वारा, तो अपर्दन के द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, और कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण है निक्षेपण के द्वारा करती है। यानी वहाँ पर इकट्ठा करके जो रेत है उनको या रेत के कणों को निक्षेप करके, उनके निक्षेपण का मतलब जमाव, यानी रेत यहाँ से उड़ी तो ये कहाँ पर जाके जम जाएगी, दूसरे स्थान पर जाके जमेगी, तो यहाँ अपर्दन भी होगा और वहाँ जहाँ निक्षेप होगा वहाँ पर जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ भी बनती है। तो आज हम मुख्य रूप से आपको कुछ अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ, कुछ निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ और पवन के कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, या उनके जो कार्य कौन कौन से मुख्य रूप से। तो देखो, पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर क्या है मरुस्थल है। लगभग 1/3 भाग पर क्या है आपके मरुस्थलीय जो क्षेत्र है पृथ्वी के कुल भाग का। फिर अपन बात करते हैं इन मरुस्थलों में जल के अभाव के कारण तथा वनस्पति के अभाव के कारण मिट्टी असंगठित होती है। यानी जो मिट्टी है वो जमी हुई नहीं रहती है, असंगठित कणों के रूप में, या अपन कह सकते हैं ढीली मिट्टी रहती है जिनके कण अलग अलग प्रकार के हो, तो अलग अलग रहते। जैसे ये क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पर अगर जल की कमी है, जल नहीं है, तो जल के अभाव के कारण जो मिट्टी गीली नहीं होगी, और गीली नहीं होगी तो वो चिपकी हुई नहीं रहेगी। सूखी मिट्टी हमेशा अलग अलग रहती है, असंगठित प्रकार की रहती है। आर्द्रता की कमी के कारण, जल के वाष्प की आर्द्रता की कमी के कारण वो असंगठित रहती है। फिर अगर जल नहीं है तो वहाँ पर वनस्पति भी नहीं होगी। जहाँ अगर वनस्पति होती है तो वहाँ उसकी जड़ों के अंदर वो मिट्टी जकड़े हुए रहती है, और जहाँ वनस्पति अधिक होती है तो वहाँ पर ये पवन अपर्दन होता नहीं है क्योंकि हवा रुक जाती है पेड़ों से। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो बिल्कुल छोटी छोटी जो कंटीली झाड़ियाँ होती है, बाकी कोई ऐसी खास वनस्पति नहीं होती है, वनस्पति का अभाव होता है। इसके कारण वहाँ पर जो है मरुस्थलों में जो पवन द्वारा एक कार्य किया जाता है, अपर्दन या निक्षेपण कार्य किया जाता है, उनके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती है। जैसे अपन बात करते हैं आगे, पवन द्वारा मिट्टी को उड़ाकर, यानी ये जो पवन है किसी भी प्रकार की, जैसे यहाँ कोई मिट्टी का ढेर है, ये कोई मिट्टी का ढेर, यहाँ से इस मिट्टी को उड़ाकर यहाँ जमा कर दिया, ये उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसको क्या कहते हैं। जो मिट्टी उड़ाकर ले गई है तो यहाँ पर तो होगा अपर्दन के कारण, यानी यहाँ से मिट्टी हटी है, और जहाँ पर ये निक्षेपण द्वारा निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पर जाके यहाँ पर तो क्या करेगी, ये निक्षेप कर रही है, और यहाँ पर क्या कर रही है, ये अपर्दन कर रही है। कोई भी चट्टान है इसका अपर्दन हो गया यहाँ से, और यहाँ आके ये निक्षेप हो गई। तो निक्षेपणात्मक और अपर्दनात्मक दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अब अपन पढ़ते हैं पहले पवन के प्रमुख कार्य कौन कौन से। जैसे देखो, पहला कार्य पढ़ते हैं अपवहन। जो मैंने आपको कल परसों अपर्दन पढ़ाया था या पक्षय पढ़ाया था, उस समय बताया था कि जो अपवहन का कार्य है केवल और केवल पवन के द्वारा होता है, ठीक है। और मैंने एक बताया था जो उत्पाटन या प्लैंकिंग का जो कार्य, उत्पाटन का कार्य, वो केवल और केवल हिमानी में होता है। तो आज अपन बात करते हैं अपवहन, जो केवल और केवल पवन द्वारा होता है। इस क्रिया के द्वारा हवा असंगठित चट्टानी कणों को, जो
असंगठित हैं, खुले बिखरे हुए हैं, उन कणों को उड़ाकर दूर ले जाती है, यानी यहां से यहां लेके आ गई, दूर ले जाती हैं, और जिनके फलस्वरूप धरातल पर बड़े बड़े गड्ढे या छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं, यानी खड्डे अपन कहते हैं ना, यहाँ खड्डा हो गया पवन के द्वारा। जब आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे जो सुबह का जो टीला था वो शाम को कहीं और अपना दिशा या वो जो मिट्टी थी वो कहीं दूसरी जगह चली गई। वहां पर आपको जो धरातल में जो परिवर्तन लगेगा, शाम को अलग परिवर्तन रहेगा, सुबह अलग रहेगा। कई ऐसे टीले होते हैं जो रात भर हवा के द्वारा वो अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, अपवाहन क्रिया होती है, जो पवन द्वारा उड़ाकर मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और उनसे जो निर्माण होता है, गड्ढों का निर्माण होता है, उसे ही अपन अपवाहन क्रिया द्वारा कहते हैं। किस क्रिया के द्वारा गड्ढों का निर्माण हो? अपवाहन क्रिया। अब अपन पढ़ते हैं अपघर्षण क्रिया। ये अपघर्षण का कार्य क्या होता है? जैसे इस क्रिया द्वारा बालू कणों को, इस क्रिया द्वारा बालू कणों से युक्त, यानी जो मिट्टी के कण होते हैं उनसे युक्त पवन चट्टानों को घिसकर, यानी जो मिट्टी के कण होते हैं यहाँ से उड़ेंगे ना, तो वो बीच में क्या होंगे, घिसते हुए, चट्टानों को घिसते हुए जाएंगे। जैसे ये कण यहाँ से उड़ा और यहाँ कोई चट्टान है, तो इसको इस प्रकार घिसते हुए यहाँ पर जाएगा आगे। तो इस प्रकार से जो घिसकर चिकना कर देते हैं, और वो जो पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे घिसते घिसते क्या हो जाते हैं, चिकना हो जाते हैं, एकदम गोल गोल सब चिकने चिकने छोटे छोटे पत्थर आए होंगे। आपने जब कभी बजरी देखी होगी, बजरी में ऐसे गोल गोल पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। तो यह है जो होता है अपघर्षण, ये पवन का दूसरा कार्य। इनके द्वारा क्या, पत्थरों को एकदम चिकना कर दिया जाता है, गोल गोल। फिर बात करते हैं सन्निघर्षण। इस क्रिया के द्वारा किस प्रकार, जैसे इस क्रिया द्वारा पवन के साथ उड़ते हुए रेत के कण, यानी हवा के साथ जो ये रेत के कण उड़ रहे हैं, ये जो आपस में परस्पर आपस में रगड़ खाकर जो अपर्दन का कार्य करते हैं, उसी के द्वारा अपन उसी को क्या कहते हैं, सन्निघर्षण का कार्य कहते हैं पवन का। यानी इस क्रिया के द्वारा पवन के साथ उड़ते हुए रेत के कण परस्पर टकराकर क्षीण हो जाते हैं, यानी क्षीण का मतलब टूट जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। सन्निघर्षण के द्वारा पवन द्वारा अपर्दन कहते हैं इसी को। अब अपन बात करते हैं पवन की कुछ अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं। जैसे रेत से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, तो जहां से उड़ी है रेत वहां पर जो स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे अपन बात करते हैं, पहला हो गया आपका वात गर्त या अपवाहन बेसिन। यानी जो यहां से रेत उड़ी, जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां से मान लो रेत उड़ गई, यहां से ये रेत थी, यहां से ये रेत का टीला था, ये पूर्व अवस्थित थी पहले की। जब रेत उड़ गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार की गड्ढा हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये जो थी ये चट्टान, इस प्रकार से यहाँ पर रेत के कण आ गए। तो पहली क्रिया यहाँ पर और दूसरी क्रिया में आपको अंतर दिख रहा हो। ये जो रेत का टीला था ऊपर उभरा हुआ, ये अब गड्ढे में बदल गए। इसको क्या कहते हैं, अपवाहन या वात गर्त बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाहन या वात गर्त बेसिन कहते हैं। और इसको अमेरिका में कहते हैं बफेलो वालोस। क्या कहते हैं अमेरिका में, बफेलो वालोस। एक होती है छत्रक शिला। जैसे आप कहीं मरुस्थल में, ये इलाका, ये मान लो आपका टीला है, ये कोई बड़ा टीला है, ये कोई बड़ा टीला। अब ये जब टीला यहाँ से रेत का अपर्दन होगा तो ये जो टीला है इस प्रकार से आपके किस प्रकार से, इस प्रकार से बदल जाएगा, ये एक छतरी के रूप में। ये इसको क्या कहते हैं, छत्रक शिला कहते हैं। क्या कहते हैं, छत्रक शिला। यानी यहाँ से जो रेत थी, ये वाली रेत, ये यहाँ से भी रेत थी, ये उड़ गई है, ये क्या हो गई, उड़ गई। तो फिर इस प्रकार की जो स्थलाकृति बन गई एक छतरी के नुमा, इसको अपन कहते हैं मशरूम रोक या छत्रक शिला। फिर ये इसको अपन सहारा में क्या कहते हैं, छत्रक शिला को गारो कहते हैं। सहारा जो मरुस्थल है अफ्रीका का, वहां इस स्थलाकृति को गारो कहते हैं। एक होता है दीपाब गिरी या इंसेलबर्ग। जैसे ये कोई रेत का टीला है, ये वाला, ये इतना बड़ा रेत का टीला था, इतना बड़ा, ये बड़ा रेत का टीला था। जब ये रेत का टीला ये इतना सा छोटा रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ से रेत जब जाएगी ना इस बड़े टीले से, तो अंतिम रूप से ये रहेगा ना, ये भाग इतना छोटा हो जाएगा, ये भाग क्या हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। तो ये एक अवशेष के रूप में ये क्या बच जाएगा, मरुस्थल में एक टीला छोटा सा,
इसको एक वैज्ञानिक ने क्या कहा था, द्वीप के जैसा, ऐसे जैसे इतने बड़े मरुस्थल में ये क्या एक द्वीप जैसा लगता है, क्या लगता है, द्वीप। तो इसको कह दिया द्वीपाबगिरी, द्वीपाबगिरी इसको कहते हैं, या इसी को इंसेलबर्ग कहते हैं, इंसेलबर्ग। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए। अपन इसको क्या कहते हैं, इसको सबसे पहले एक भूगोलवेता थे बोरनहार्ट, बोरनहार्ट ने इसको नाम दिया है अपने आधार पर बोरनहार्ट, यानी इसका जो सबसे पहले नामकरण किया बोरनहार्ट ने, इसलिए इसके नाम को अपन द्वीपाबगिरी या बोरनहार्ट भी कहते हैं, छत्रक। फिर अपन बात करते हैं ज्यूगेन। एक आती है अपर्दन द्वारा जो इस्तेलाह करती विनती है, उसको अपन कहते हैं ज्यूगेन। जैसे कोई ये रेत का टीला है, ये रेत का टीला, जब इस रेत के टीले का क्षैतिज अपर्दन होता है, इधर से ऊपर से धीरे धीरे ये क्षैतिज अपर्दन होता है, तो जब क्षैतिज अपर्दन होगा तो इसमें से इस प्रकार से गड्ढे हो जाएंगे। क्या, इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, गड्ढे हो जाएंगे। इन गड्ढों को क्या कहा गया है, इन गड्ढों को ही अपन क्या कहते हैं, ये वाले, ये एक दवात के नुमा आकृति बना देंगे। जो आपकी दवात आती है ना, दवात नुमा इस्तेलाह आकृति, अगर इन रेत के गड्ढों से यहाँ से जो रेत है वो उड़कर चली गई है, यहाँ की जो रेत थी वो उड़कर चली गई है, इसलिए इनको कहते हैं दवात नुमा। क्षैतिज अपर्दन होगा, यहाँ ऊपर से धीरे धीरे क्षैतिज अपर्दन हो रहा है। फिर यही अगर इस्तेलाह आकृति में अगर लंबवत अपर्दन होता ज़्यादा, यही अगर यहाँ पर लंबवत अपर्दन होता तो इसी को अपन यह क्या कहते हैं, यार डंग कहते हैं। क्या कहते हैं, यार डंग इस्तेलाह करते हैं। अगर लंबवत अपर्दन होता है किसी चट्टान में, किसी बालू का टीले में, तो उसे अपन यार डंग कहते हैं। और जब अगर क्षैतिज अपर्दन होता है तो उसे अपन ज्यूगेन कहते हैं। ये दोनों इस्तेलाह करते हैं, लगभग सेम जैसी होती है, लेकिन इनमें अंतर होता है अपर्दन प्रक्रिया में। ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण, यानी वातगर्त, छत्रकशिला या मशरूम रोप, द्वीपाबगिरी या इंसेलबर्ग, ज्यूगेन या यार्डंग। अब अपन बात करते हैं, एक आती है आपके निर्मित या निक्षेपण से निर्मित, यानी जो रेत थी, जैसे ये मैं कोई एक रेत का टीला बना देता हूँ, ये रेत का टीला था। अब ये रेत का टीला यहाँ से हटकर अगर दूसरी जगह आएगा तो इस रेत के टीले को, छोटे छोटे रेत के टीलों को अपन क्या कहते हैं, बालू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बालू का स्तूप, ये जो निक्षेपण से। और अगर इस रेत के टीले का अपर्दन या निक्षेपण इस प्रकार से हो जाए कि उसमें अगर पवन के समानांतर इस प्रकार से रेत के टीले बन गए, इस प्रकार से रेत के टीले पवन के समानांतर अगर रेत के टीले बन गए तो इसे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। अनुदैर्ध्य, क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। अगर इन रेत के टीलों का अगर यहाँ से अपर्दन हुआ, यहाँ से इस टीले का अपर्दन हुआ, यहाँ कोई कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, और यहाँ आके निक्षेप हो गए इस प्रकार से, तो ये जो समकोण नुमा इस्तेलाकृति बनती हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर समकोण नहीं है, यहाँ समानांतर है, और यहाँ अनुप्रस्थ है, जो समकोण बालू का स्तूप का निर्माण करते हैं अनुप्रस्थ के कारण। यानी पवन जब अनुप्रस्थ रूप में कार्य करेगी तब तो आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनेंगे, और जब पवन समानांतर रूप से कार्य करेगी तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बनेंगे। फिर एक आता है नेबगा। जैसे ये कोई चट्टान है, अगर ये टूट के यहाँ पर कोई झाड़ी है, यानी ये छोटी सी पेड़ या झाड़ी आ गई, जैसे मैं इसको मान लिया छोटा पेड़ है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाए, रेत इसके पास में जमा हो जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, नेबगा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेबगा। झाड़ी के पीछे बनने वाले को नेबगा कहते हैं। ठीक है। फिर एक आता है सीप। जैसे कोई, पहले मैं बता देता हूँ बरखानवा। जैसे यहाँ से रेत का टीला है, ये अगर इसका जमाव इस प्रकार से हो जाए, इसका जमाव अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से, ये अगर इस प्रकार से हो जाए कोई रेत के टीले का जमाव, यानी इधर तो आपके अवतल ढाल होगा और इधर आपके उत्तल ढाल होगा। उत्तल का मतलब धीरे धीरे, अवतल का मतलब तेज ढाल। तो और पवन किधर से आ रही है, पवन की दिशा होगी इधर से, तो इसको अपन क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं, बरखान। पवन की दिशा में अगर अर्धचंद्राकार नुमा या सिंह नुमा जो इस्तेलाकृति बनती है, उनको अपन क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। जब पवन अगर मान लो अनियमित है और यहाँ की जो चट्टान है ये एक टूट गई और एक ही भुजा रहती है बरखान की, तो इसे अपन क्या कहते हैं, सहारा मरुस्थल में सीप कहते हैं, इसी इस्तेलाकृति को।
क्या कहते हैं, सीप। और जब इन स्थलाकृतियों से चीन में इस प्रकार के बालू का स्तूप बन जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं। चीन में इनको क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं, या गोबी मरुस्थल में भी इनको लोयस कहते हैं। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप का जो जमाव होता है उनको अपन क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं। लोयस जो बड़े बड़े थोड़े कण होते हैं और पीले रंग थोड़ा इनका पीला होता है, चीन में होता है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़े मुख्य रूप से पवन के जो कार्य है और पवन के द्वारा जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां और अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।